अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम समरा बतूल। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे। ईद कैसी गुजरी आपकी? अब मुझे नहीं पता ये लेक्चर कब अपलोड होगा, लेकिन मैंने ये लेक्चर ईद गुजारने के बाद बनाया है, तो इसलिए मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। लॉकडाउन की वजह से आप लोग एक दूसरे की तरफ गए, अपने रिलेटिव्स वगैरह से मिले या नहीं मिले? मतलब ये लॉकडाउन की वजह से ना एक अनसर्टेन सी सिचुएशन है, और अब सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद इंशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर तो कोरोना वायरस के पेशेंट्स ना सामने आए तो फिर तो लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ पता नहीं कब तक ऐसी सिचुएशन रहेगी। आप सब दुआ क्या करें कि प्लीज़ अल्लाह ताला हम पर अपना करम करें, और अब जो है हम नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है वो वापस जाएं। Okay, जी, it's BSCS फोर्थ सेमेस्टर एंड BSIT सेकंड सेमेस्टर क्लास। सब्जेक्ट का नाम है लीनियर अलजेब्रा, और आज का टॉपिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। जो आप लोगों का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यानी वेक्टर स्पेस के बाद जो हमने प्रीवियस लेक्चर में उससे पिछले में से ये स्टार्ट हुआ, यानी ये इनर प्रोडक्ट का आई थिंक सो फोर्थ लेक्चर है। मुझे कंफर्म तो नहीं याद रहता, लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस आपका टॉपिक चल रहा है। इनर प्रोडक्ट स्पेस में आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद हमने जो प्रीवियस ही लेक्चर था आप लोगों का, उसमें हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका जो उनके बिटवीन एंगल है वो 90 डिग्री का हो, उन्हें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। फिर ऑर्थोगोनल सिस्टम के बारे में पढ़ा, ऐसे तमाम वेक्टर्स का सेट जिनके जो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हों, ठीक है। फिर ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम पढ़ा, फिर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड आउट करना सीखा, और अब जो है हम पढ़ रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो ये कैसे होते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी? A square matrix A over R for which A transpose is equal to A inverse, और equivalently A और A ट्रांसपोज की जो प्रोडक्ट है इट इज़ इक्वल टू I, is called an orthogonal matrix. Clearly an orthogonal matrix is non-singular, मतलब उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ही हम कहेंगे कि उसका इन्वर्स जो है वो उसका ट्रांसपोज है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स उसका ट्रांसपोज हो, राइट। तो फिर कुछ रिजल्ट्स हैं ऑर्थोगोनल मैट द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट, ए इज ऑर्थोगोनल, the rows of A form an orthonormal set, the columns of A form an orthonormal set, राइट। प्रूव नहीं इसका आपने करना, ये वैसे स्लाइड में आ गया। अच्छा, यानी अगर कोई सेट जो है वो ऑर्थोगोनल है तो उसकी जो रोज़ हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट होंगे, मतलब उसकी रोज़ एक दूसरे के, अगर रोज़ को प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट लें हम उसकी रोज़ की तो ज़ीरो आएगा, और अगर एक रो को सेम रो से ही मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट ले लें तो उसका आंसर 1 आएगा। ऑर्थोनॉर्मल की ये डेफिनेशन होती है। इस तरह उसके कॉलम्स भी जो हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं। तो एक ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये ज़रूरी होता है कि उसकी जो रोज़ हैं वो भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएं, और जो उसके कॉलम्स हैं वो भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएं। जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है, और इसका प्रूव आपने नहीं करना। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन आपने कर ली जिसका इन्वर्स उसका ट्रांसपोज हो। जी, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 और -1, ये ए के गिर्द वो आने थे उसके मॉडुलस, ताकि आपको ये मिसिंग है यहाँ पर। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो या तो 1 होगा या -1 होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको सॉल्व करते सेंस ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होगा, क्योंकि ए ट्रांसपोज उसका इन्वर्स है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों साइड्स पे डिटर्मिनेंट ले लें। जब दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ
ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट में ये आपको करवाया था कि ये होल्ड करता है प्रोडक्ट का। आप प्रोडक्ट पहले ले लें या बाद में लें, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, राइट। और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी वही होता है जो असल मैट्रिक्स का होता है। तो ये सारे रिजल्ट्स जो मैट्रिसेस में आपने पढ़े अब वो यूज़ करेंगे हम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया, इज़ इक्वल टू +-1। और यही आपने शो करना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 1 होगा या -1 होगा। तो एक और चीज़ भी आपको पता चल गई कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 या -1 होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुज फर्स्ट रो इज़ 1/√5 एंड 2/√5। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट करना है जिसकी फ़र्स्ट रो ये है। अगर फ़र्स्ट रो ये है तो सेकंड रो आपने फाइंड आउट करनी होगी। और क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, तभी उनका वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना, जो स्क्वायर होते हैं। तो एक रो से हमें पता चल जाएगा कि सिर्फ सेकंड रो इसमें कितनी रोज़ हैं। अगर इसमें 3 होते एलिमेंट्स तो फिर जाहिर बात है हमें 2 रोज़ और फाइंड आउट करनी पड़ती, लेकिन अब सिर्फ फर्स्ट रो में 2 ही हैं, तो इसका मतलब एक और रो आपने फाइंड आउट करनी है और वो सेकेंड रो होगी। इसका मेथड ये है कि लेट R1 इज़ इक्वल टू 1/√5 2/√5। अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू R1 इज़ R2 का स्टार, आपने उसे R2 स्टार से डिनोट करना है और डिटर्मिनेंट ले लेना है इसका E1 E2 1/√5 2/√5। मतलब जो आपको गिवन है वो आपने सेकंड रो बना देनी है और फर्स्ट रो E1 E2 बना देनी है। अब इसका जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/√5 E1 माइनस E2/√5। दिस इज़ इक्वल टू 2/√5 कोमा -1/√5। मसलन दरमियान में आपने प्लस कंसिडर करते हुए इसको E1 E2 के बगैर लिख लेना है और फिर इसका नॉर्म लेके इस वेक्टर का, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है R1 के, तो इसका नॉर्म लें ताकि ये यूनिट वेक्टर बन जाए। नॉर्म लिया 1 आ गया। R2 जो है वो किसके इक्वल होगा, R2 स्टार ओवर R2 स्टार का नॉर्म, दिस इज़ इक्वल टू 2/√5 और -1/√5। और ये आपकी सेकंड रो बन गई। फर्स्ट रो जो गिवन थी और सेकंड रो ये बन गई। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप इसका ट्रांसपोज लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें, आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स whose first row is multiple of 1 2 1। एक सेकेंड, ये मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेती हूँ जी। फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स whose first row is a multiple of 1 1 और 1। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो मल्टीपल ऑफ 1 1 1 है और बाकी की जो 2 रोज़ हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है और मेथड हम यही वाला चूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर दूसरे मेथड को डिस्कस किया गया है क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन में हमने मेथड चूज़ किया 3/3 मैट्रिक्स को भी फाइंड आउट करने के लिए वो मेथड चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर फेल हो जाता है क्योंकि उसका आंसर ना 0 आ जाता है। वो आगे मैं कोशिश करती हूँ एक क्वेश्चन आपको उस मेथड से भी करवा दूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है। अच्छा, फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुज फर्स्ट रो इज़ मल्टीपल ऑफ 1 1 1। तो सोल्यूशन शुरू हो गया। W1 इज़ इक्वल टू 1 1 1 गिवन। W1 का नॉर्म आ गया √3, नॉर्मलाइज्ड फर्स्ट रो
आपने उसको फर्स्ट रो को नॉर्मलाइज किया और ये 1/√3 1/√3 1/√3 आ गया, राइट. अब सेकेंड रो, लेट W2 इज ऑर्थोगोनल टू V1 वेयर W2 इज इक्वल टू XYZ. अब यानी XYZ एक है और क्योंकि रोज़ आपस में ऑर्थोगोनल होंगी इसलिए V1 और W2 की जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगी. इनर प्रोडक्ट लेने का आपको आता है अब तरीका कि यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. तो x/√3 प्लस y/√3 प्लस z/√3 इज इक्वल टू ज़ीरो. सिंप्लीफाई किया तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू ज़ीरो. नाउ पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस implies that y plus z is equal to 0. This implies that z is equal to minus y. और आपके पास जो सेकंड रो है वो आ गई 0, 1 और -1. लेकिन मेक श्योर कि आपने जो रोज़ हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होनी या नॉर्मलाइज होनी चाहिए उस वेक्टर को. क्योंकि ऑर्थोगोनल सेट जो होता है वो ऑर्थोनॉर्मल भी होता है. उसकी रोज़ जो होती हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट जो है फॉर्म करती हैं. तो हर जो रो है वो नॉर्मल यूनिट होनी चाहिए, यूनिट वेक्टर. हर रो जो है वो यूनिट वेक्टर होनी चाहिए. तो वो कब होगी, अगर हम उसे नॉर्मलाइज करेंगे. तो फिर इसने आप इसलिए इसका नॉर्म लिया और इसको V2 आपने बना दिया 0, 1/√2 -1/2 1/√2. अब थर्ड रो फाइंड आउट करनी है सेम इन्हीं लाइंस पर चलते हुए. आप की मर्ज़ी है, आप जो थर्ड रो निकालने के लिए W3 यानी निकालने के लिए आप उसको V2 का से भी ऑर्थोगोनल होगी और V1 से भी वो ऑर्थोगोनल होगी, राइट. तो our vector orthogonal to V1 and V2 is W3. तो this is equal to E1, E2, E3. A vector orthogonal to V1 and V2. W3 is equal to E1, E2, E3. 1/√3 1/√3 1/√3 आपके पास आ गया V1 और V2 आपके पास आ गया 0, 1/√2 1/√2. फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट जैसे लेते हैं यानी E1 इंटू डिटर्मिनेंट जैसे 3/3 मैट्रिक्स का लेते हैं ना वैसे ही लिया हुआ है. और बाद में आपने E1, E2, E3 के बगैर W3 को लिखना है. -2/√16 1/√16 6 और 1/√6 सॉरी 6 है ये. तो ये आपके पास W3 आ गया. इसको नॉर्मलाइज कर दिया तो V3 आ गया और हेंस द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज दिस. तो इसको जो सेकंड रो है उसको फाइंड आउट करने का एक और मेथड भी है. वो भी मैं आपसे आपको बता देती हूँ. और ये मेथड तो है ही, ये आपको सिखा दिया, राइट. अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो आपने ये वाला तरीका यूज़ करना है. अगर ये नहीं करना चाहते तो आप इनर प्रोडक्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं कि एक सेकेंड रो की और फर्स्ट रो का जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होनी चाहिए. तो आप XY को फाइंड आउट कर लें उसको सॉल्व करके, या आप इस मेथड से भी कर सकते हैं. ये मेथड आसान है. ये मेथड तब फेल हो जाता है जब इसका आंसर ज़ीरो आ जाए, यानी दोनों ज़ीरो ज़ीरो आ जाए, ठीक है. तो ज़ीरो -0 इसको जब आप सॉल्व करें तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, तो फिर ये फेल हो जाता है. अदरवाइज़ आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो ये तो है ही सही मेथड, तो ठीक है. जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुज फर्स्ट रो इज 0, 1/√3 2/√3. फर्स्ट रो गिवन है, आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है. जी, अब इसमें वो जो मैं जिस मेथड की आपको बात करी थी ना कि पिछले क्वेश्चन में वो यूज़ नहीं किया क्योंकि वो फेल हो जाता है जब आंसर 0 0 आ जाए. तो यहाँ पर वो मेथड यूज़ किया गया है. आपकी मर्ज़ी, आपको जो सा आसान लगता है आप वो उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. दोनों ही मेथड ठीक है. जी, तो लेट R1 इज़ इक्वल टू 0, 1/√5 2/√5. ये तो गिवन है. वेक्टर
रो ऑर्थोगोनल टू R1 इज़ R2 स्टार, और इसको लिखने का तरीका ये है कि E1 E2 0 1 ओवर अंडर रूट 3, E2 E3 1 ओवर अंडर रूट 5 1 ओवर अंडर रूट 5, E3 E1 2 ओवर अंडर रूट 5 और 0। मतलब पहला और दूसरा, नीचे भी पहला और दूसरा एलिमेंट आएगा, जब दूसरा और तीसरा आएगा तो नीचे भी दूसरा और तीसरा एलिमेंट आएगा, और जब तीसरा और पहला आएगा तो फिर नीचे भी आएगा। और फिर आपने डिटर्मिनेंट लेके इनको प्लस कर लेना है, और आपके पास जो आंसर आएगा ये लाइक ऐसे E1 E2 E3 की फॉर्म में, इसको आपने वेक्टर की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। यानी इस वेक्टर को E1 E2 E3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा R1 के। तो -1 ओवर अंडर रूट 5, 2 ओवर अंडर रूट 5 और -1 ओवर अंडर रूट 5, ये आपके पास R2 स्टार आ गया। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम इसका नॉर्म फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको नॉर्मलाइज कर देंगे। ये आपकी सेकंड रो आ गई। अब थर्ड रो फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है, E1 E2 E3, ठीक है, और नीचे दोनों रोज़ लिख देनी है। ये जो वेक्टर आपको मिलेगा, आ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू R1 एंड R2 इज़ R3, राइट। और फिर इसको सॉल्व किया और E1 E2 E3 के बगैर आपने R3 को लिख दिया, और ये आपके पास इसका फिर आपने इसको नॉर्मलाइज करना है, और ये आपके पास R3 आ जाएगी थर्ड रो। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो फाइंड की। जो सेकंड रो निकालने का मेथड है वो दो मेथड है, और पहला क्वेश्चन एक मेथड से कर दिया, दूसरा सेकंड मेथड से कर दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे जो सा मर्ज़ी मेथड जो है वो चूज़ करें और क्वेश्चन जो है वो उससे सॉल्व करें, राइट। Now show that the product and inverses of orthogonal matrices are orthogonal. Hence show that orthogonal matrices form a group under multiplication. Let A and B be orthogonal matrices. जी क्वेश्चन क्या है आपका, शो दैट द प्रोडक्ट्स एंड इन्वर्सेस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल। यानी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, ए और बी कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल ए बी सी हैं, तो ए बी और ए सी भी ऑर्थोगोनल होंगे, और उनके इन्वर्सेस भी, यानी उनके ट्रांसपोज आपका ऑर्थोगोनल है तो मैट्रिक्स उसके उनके इन्वर्सेस भी आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। हेंस शो दैट ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए आपको ग्रुप की एक्सिम्स भी आनी चाहिए कि ग्रुप साबित करने के लिए क्या क्या होती हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते। तो लेट ए एंड बी बी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, सो A transpose into A is equal to I, A transpose is equal to A inverse, B transpose B is equal to I, B transpose is equal to B inverse। ये ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है, और A और B हमने सपोज किया कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं। नाउ टू प्रूव प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस is orthogonal, that is AB is orthogonal, we have AB, और AB का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसका इन्वर्स बन जाएगा, या दूसरे वर्ड्स में इक्विवेलेंटली वी कैन से दैट कि AB और AB ट्रांसपोज की जो प्रोडक्ट है उसका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, राइट। तो ये प्रूव करने के लिए कंसिडर AB ट्रांसपोज AB, और इसको आप सॉल्व मैट्रिसेस में जब मैंने आपको करवाया था तो बताया था AB का ट्रांसपोज जो है AB जी A और B का जो ट्रांसपोज है इट इज़ इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ऐसा ही है। ये रिज़ल्ट आपको करवाया था मैट्रिसेस में, ठीक है। एक तो ये रिज़ल्ट करवाया था, और उसके अलावा आपसे कहा था कि मैट्रिसेस में आपने ऑर्डर नहीं ब्रेक करना। मतलब एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता है रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आपने ऑर्डर नहीं ब्रेक करना, जिस ऑर्डर में लिखे हुए वैसे ही लिख देना है। अब ए बी ट्रांसपोज को जब हमने खोला
तो आपके पास ये आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट, और ए बी एज इट इज़। अब एसोसिएटिव लॉ क्योंकि होल्ड करता है मैट्रिसेस में, तो ए ट्रांसपोज और ए को इकट्ठा कर देंगे, ए इज़ आ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ये आपके पास आई आ जाएगा। और जब आई को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही मैट्रिक्स आता है। सो दैट इज़ वाई आपके पास आ गया बी ट्रांसपोज बी एंड दिस इज़ इक्वल टू आई। सो ए बी इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यानी अब कोई भी दो आपने ऑर्थोगोनल लिए थे तो ऑर्थोगोनल उसकी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल आ गई, तो इसका मतलब सारे जो हैं उनकी प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल ही होती है। अब आपने नेक्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो ये है कि आपने शो करना है कि उसके इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल होते हैं। तो नाउ टू प्रूव इन्वर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, दैट इज ए इन्वर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, यानी ए इन्वर्स को ए इन्वर्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो आई आएगा। देयरफॉर ए इन्वर्स ट्रांसपोज इनटू ए इन्वर्स कंसिडर करेंगे और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोज अंदर भी चला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे दो रिजल्ट्स यूज़ हुए हैं। एक तो ये है कि ए इन्वर्स जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, राइट। तो ट्रांसपोज जो है वो बाहर आ जाता है, ए इंटू ए इन्वर्स आ गया, आई का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू आई, हेंस ए इन्वर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये शो हो गया आपका कि दो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं उनकी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होती है और उनके इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल होते हैं, राइट। जी, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का जो आपका टॉपिक है वो इतना ही था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को कैसे फाइंड किया जा सकता है, और डेफिनेशन के बाद वो रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं, उसके कॉलम्स भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं, राइट। और उसके अलावा फिर वो एक रो गिवन है और बाकी की रोज़ आपने फाइंड आउट करनी है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो आसानी टॉपिक था और उसमें इतना ही आपने करना है। अब जो क्योंकि आपका लेक्चर जो है वो होता है 35 to 40 मिनट्स का, तो मैं इसलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दूँगी। ये नेक्स्ट टॉपिक इस लेक्चर में पूरा तो नहीं होगा, लेकिन इसको शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा इंशाल्लाह। तो टॉपिक क्या है? आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। डेफिनेशन आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स की क्या है? इफ़ ए इज़ n by n matrix over R, then a scalar lambda belongs to R is called an eigenvalue of A if there exists a non-zero column vector V belongs to Rn such that AV is equal to lambda V, right. In this case V is called an eigenvector of A corresponding to the eigenvalue lambda. एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ओवर R, उसको किसी स्केलर से हमने मल्टीप्लाई किया। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर V बिलोंग्स टू R सच दैट AV इज़ इक्वल टू लैम्डा V, यानी एक कॉलम वेक्टर है उसको भी आपने A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो अब ज़ाहिर पता रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा? 3/3 है और 3/1 है, तो रिज़ल्ट एक कॉलम आएगा ना, कॉलम वेक्टर आएगा। तो लैम्डा V कॉलम वेक्टर है V, जब आपने उसको A से प्रोडक्ट ली उसकी, A मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आएगा वो एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा, राइट। तो वो मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ लैम्डा V।
तो लैम्डा को कहेंगे आइगन वैल्यू और ए को कहेंगे आइगन वेक्टर. नाउ ए वी इज़ इक्वल टू v is called an eigenvector of A and lambda is called eigenvalue. Now AV is equal to lambda v implies that AV is equal to lambda IV. This implies that A minus lambda IV is equal to 0. Since V is not equal to 0, so A minus lambda I is singular, so that A minus lambda I का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा. ये अब फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअली हम अगर लैम्डा को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अब रिज़ल्ट यूज़ होगा. सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 इज़ नोन एज द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए. एवरी रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ ए. आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स आर ऑफन कॉल्ड करेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स रिस्पेक्टिवली. ये डेफिनेशन को अच्छी तरह से करना है आपने और समझने की भी कोशिश करनी है. एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उस और एक वैल्यू है लैम्डा. लेकिन अगर आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, यानी कॉलम मैट्रिक्स, उसको ही कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, उससे मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट में जो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आया उसको हम लैम्डा वी की फॉर्म में लिख सकें. यानी ए वी इज़ इक्वल टू लैम्डा वी. देन वी इज़ कॉल्ड आइगन वेक्टर एंड लैम्डा इज़ कॉल्ड आइगन वैल्यू, राइट. और ये जो ए माइनस लैम्डा आई है इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स और इसको हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं ए माइनस लैम्डा आई को. और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को करेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ और करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी कहा जाता है. लेकिन ज़्यादा यूज़ इसका नाम जो है वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ही यूज़ होता है, राइट. क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. मैं टाइम भी साथ चेक कर लेती हूँ कि ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए आपका. जी एग्ज़ाम्पल है, फाइंड द आइगन वैल्यू and corresponding eigenvectors of the matrix A is equal to. एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का. इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए आप A माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करेंगे. A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जो है उसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और फिर लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. और जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपके पास आइगन वेक्टर्स की भी आ जाएगी. तो ए माइनस लैम्डा आई, ए की जगह पे ए लिख दिया मैट्रिक्स, लैम्डा एक अननोन वैल्यू है लैम्डा लिख दिया और आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने लिख दिया. और फिर इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन. उसके बाद डिटर्मिनेंट 3/3 का जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं ना, वैसे ही इसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है. मतलब आपने दिस इज़ इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 2, राइट. और इस तरह ही आगे आपने -2 रख के 1 रख के आपने करना है. अच्छा, और दूसरा इसका जो आसान तरीका भी है आपको सिखाया था जब मैट्रिसेस मैंने करवाए थे कि आप इसको एचेलन फॉर्म में या आप इसको थोड़ा सा रो ऑपरेशन करके इजी भी कर सकते हैं. और उसको इजी करने का क्या तरीका था कि आप जो है वो फर्स्ट और सेकंड रो को में से एक को ज़ीरो बना दें, 1 को 0 बना दें ताकि आपका थोड़ा सा आसान हो जाए. बस इतना ही होगा. वर्किंग थोड़ी ज़्यादा इजी नहीं होगी इसकी क्योंकि लैम्डा इन्वॉल्व है. तो इस तरह से वो जो लंबी सी एक्सपेंशन है वो आपने करके इसको जो है वो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स लेकर और सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन बना लेनी है आपने. डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा 3 प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 5.
now the roots of this equation are lambda 1 is equal to 5, lambda 2 is equal to 1 and lambda 3 is equal to 1. When lambda is equal to lambda 1 is equal to 5, यानी अब बारी बारी अब लैम्डा की 3 वैल्यूज़, अब ये देखिए ये क्या है, इसका ये जो इक्वेशन आपके पास बनेगी, इसीलिए इसको क्वेश्चन को इस लेक्चर में नहीं लाना चाहिए थी, लंबा हो जाएगा। +7 लैम्डा स्क्वायर -11 लैम्डा +5 ये इज़ इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन याद है आप लोगों को, आपने सेकेंड ईयर में की थी, तो वो सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से इसके रूट्स निकालेंगे हम। और वो क्या थी सेकेंड डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन, यानी आपने इधर 1 7 -11 और 5 लिख के इस तरह से इसको सॉल्व करने, ये मेथड आसान है, इससे आप इसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लैम्डा की जगह पे 1 रख के चेक कर लेते हैं, फिर सोन आप इस तरह से 2 5, तो यहाँ पर तो आपको गिवन है ना कि इसके रूट्स क्या हैं, 5 है, 1 है और 1 है, तो यानी 1 अगर आप रखेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। फिर उसको सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें, या जैसे भी आपको आसानी लगती है, सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से आपने सॉल्व करना है। फिर उसके बाद ये 3 वैल्यूज़ जब आपने फाइंड कर ली ना, लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू 5 एंड लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 3 इज़ इक्वल टू 1, फिर इनको पुट करके वेक्टर्स भी निकालने हैं। वेक्टर क्या है, x1 x2 x3। जब लैम्डा 5 के इक्वल है तो आपके पास क्या आएगा, लैम्डा माइनस आई क्या बन जाएगा आपके पास, -3। ये जो पहला मैट्रिक्स है ना, ये ए नहीं है, ये है लैम्डा माइनस आई, ये ए माइनस लैम्डा आई, राइट। लैम्डा की जगह 5 पुट करके जो आपका आएगा उसको x1 x2 x3 से प्रोडक्ट लेनी है एंड उसको 0 के इक्वेट करना, 0 वेक्टर से रो ऑपरेशन करके उसको थोड़ा सा आसान कर लें ताकि आपकी प्रोडक्ट लेनी आसान हो जाए। और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके आपने इसके वेक्टर्स निकाल लेने हैं। तो अभी एक लैम्डा इज़ इक्वल टू 5 के अगेंस्ट जो है आपके पास आइगन वेक्टर आया है, बाकी के 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। जी, तो ये क्वेश्चन लेंथी काफ़ी है, लेकिन मुश्किल इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो एक आइगन वेक्टर हम आज के लेक्चर में निकालेंगे और जो बाकी रिमेनिंग इसका पार्ट है क्वेश्चन का, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के अगेंस्ट जो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो मैंने आपसे कहा सिंथेटिक डिवीजन, ये जो इक्वेशन है लैम्डा क्यूब +7 लैम्डा स्क्वायर -11 लैम्डा +5, इसको सॉल्व करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला आपके पास -1 है, कोफिशिएंट लिखते हैं ना लैम्डा 3 लैम्डा 2 और इसके, तो आप इसका लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 जब हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू -1 जी। तो सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। 1 इंटू 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 6, जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे -5, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और अगर रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाता है इट मीन्स लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 इज़ द रूट, राइट। अब एक मेथड तो ये है कि आप इसी को आगे सॉल्व कर लें, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन ही की हेल्प से। दूसरा क्या है कि आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको सिंथेटिक के ही हेल्प से सॉल्व करती हूँ। अगेन 1 आना है इसका रूट, ये आपने खुद ढूंढने होते हैं, 1 2 3 इस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के आप इसको ढूंढेंगे।
ठीक है। तो ये -1 है ऊपर, तो -1 ही नीचे आ जाएगा। 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर -1 आएगा, 5 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आपके पास 0 आ गया, सॉरी यहाँ पर 0 आ गया। तो इसका मतलब लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 और ये इक्वेशन क्या बनी आपकी, -x + 5, यानी x नहीं लैम्डा इज़ इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 5 और दूसरा आपका क्या आ गया 5। ये 3 रूट्स, जितनी पावर होती है ना वेरिएबल की, यानी अगर लैम्डा 3 है तो उसके 3 रूट्स निकलेंगे, लैम्डा 2 होगा तो 2 रूट्स निकलेंगे। इस तरह से आपको ये बातें ये सेकेंड ईयर में आप लोगों ने की हुई हैं, मैंने रिवाइज़ भी करवा दी, ठीक है। तो इस तरह से आपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। उसके अलावा फिर वेक्टर के लिए जो करवाया था आपको रो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, वो सारे इसीलिए करवाए थे कि अगर उससे रिलेटेड नहीं भी आता आपको तो यहाँ पर वो यूज़ होने थे, तो इसीलिए मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करवाए। देखें जैसे यहाँ पर ये अगर आप ऐसे प्रोडक्ट लेते, सॉल्व करते, आपकी इतनी 3 इक्वेशंस बनती हैं, फिर उसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता। तो आसान इसका मेथड ये है कि आप इस मैट्रिक्स को लें, इसको रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस इसके बनाएं और ये इसको एचएलएन फॉर्म में ले आएँ। 1 - 2 1 0 1 1 0 0 0 और उसके बाद इसका x1 x2 x3 से प्रोडक्ट लेंगे तो आपका डायरेक्ट जो है वो 3 इक्वेशंस बनेंगी और सोल्यूशन आपके जो है वो निकल आएंगे। थस x1 x2 x3 क्योंकि आर्बिट्रेरी वैल्यू डाली है हमने किसकी, x3 की, तो ये आपके पास जो है लैम्डा इज़ इक्वल टू 5 जब आपने डाला तो ये आपके पास आइगन वेक्टर आ गया 3 1 और -1। ये कॉलम वेक्टर होगा। अगर आपने इसे रो की फॉर्म में लिखना है तो आपने इसके साथ ट्रांसपोज भी डालना है, राइट। अब लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 और 1 2 हैं, उसके लिए सेम ही आइगन वेक्टर निकलेगा, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फ़ाइंड आउट करेंगे। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।